नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस यूपीपीएससी पर। दोस्तों, आज 19 नवंबर 2025 के हम दो संपादकीय लेकर आए हैं। ये पहला संपादकीय जो है दैनिक जागरण पेपर से है, जो जलवायु संकट से रिलेटेड है। तो ये GS3 के जो है पर्यावरण सेक्शन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। काफ़ी बार इससे आयोग प्रश्न पूछता है। और दूसरा जो संपादकीय है ये जनसत्ता से, ये MSME से रिलेटेड है। तो आप सभी जानते हैं कि MSMEs हमेशा हॉट टॉपिक रहता है। बार बार आयोग इससे मेंस और प्री में दोनों में प्रश्न पूछता है। तो देखते हैं, अपना संपादकीय पहले हम तेज़ी से पढ़ेंगे और इस संपादकीय के साथ हम आपको एक मॉडल क्वेश्चन और उसका आंसर भी डिस्कस करते हैं। यही हमारी संपादकीय की खूबी है। और प्री से जुड़े कुछ फैक्ट और मेन से जुड़े कुछ फैक्ट्स भी निकालते हैं। तो आप हमारे लेक्चर से जुड़े रहे और इसको देखते रहे। तो शुरू करते हैं अपना पहला लेक्चर। पहला संपादकीय देखते हैं। इसका शीर्षक है जलवायु संकट बढ़ाते विकसित देश। अर्थात जलवायु संकट अर्थात आप सभी जानते हैं क्लाइमेट चेंज एक सबसे बड़ी समस्या है आज के टाइम में। इसका प्रभाव जो है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों पर पड़ता है। और हेल्थ से रिलेटेड तो इशू क्लाइमेट चेंज से सीधे सीधे रिफ्लेक्ट होते हैं हमारे जीवन पर। जैसे अभी आप देख रहे हैं, दिल्ली पोल्यूशन जो है ये क्लाइमेट चेंज की एक बड़ी देन है, अभी खबरों में भी रहता है। तो जलवायु संकट पर एक्चुअली जो है काफ़ी COP चलते रहते हैं। तो आज का जो संपादकीय, ये जो अभी ब्राज़ील में जो हमारा बेलम में आयोजित हो रहा है COP30, ये अभी चल रहा है। तो उसी के ऊपर ये राइटर अपने यहाँ कुछ पॉइंट निकालते हैं। ये देखते हैं, थोड़ा मेन पॉइंट पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ब्राज़ील के बेलम में आयोजित COP30 सम्मेलन ने जलवायु परिवर्तन पर विकसित देशों की गहरी असंवेदनशीलता को ही उजागर किया है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों को करीब 3 दशक हो चले हैं। अर्थात 30 साल से ज़्यादा जो है जलवायु परिवर्तन के वैश्विक ये जो प्रयास चल रहे हैं सभी देशों के। इस कड़ी में संयुक्त राष्ट्र की पहल पर आयोजित होने वाले COP सम्मेलन अपनी भूमिका पर खरे नहीं उतरे हैं। एक्चुअली COP में क्या होता है, वादे बड़े बड़े किए जाते हैं लेकिन उनको फिर इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। इसलिए लेखक बोल रहा है कि खरे नहीं उतरे हैं। ये वार्षिक सम्मेलन विरोधाभास का मंच बनकर रह गए हैं। ऐतिहासिक रूप से दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषक देश रहे विकसित देश, जैसे हमारे जो यूरोपियन यूनियन, UK, इंग्लैंड, जहाँ से औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी, और अपना अमेरिका जो है, ये सबसे बड़े ऐतिहासिक रूप से प्रदूषक के उत्पादक रहे हैं। लेकिन ये अब क्या है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। स्थितियों को सुधारने के लिए शेष विश्व से अपेक्षाएं तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की तत्परता नहीं दिखा रहे हैं। एक्चुअली जब ये पेरिस सम्मेलन हुआ था तो उसके तहत क्या डिसाइड हुआ था कि जो है विकसित देश जो है वो विकासशील देशों को फंड देंगे, जिससे कि पर्यावरण जो है प्रदूषण से निपटने के जो हमारे विकासशील देश हैं वो कुछ उपाय कर सके और तकनीकी ट्रांसफर करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि ये अनिच्छुक है सभी विकसित देश। अभी आपको पता होगा कि क्लाइमेट डील से जो है US से तो बाहर हो चुका है ट्रंप के पहले कार्यकाल से ही। अभी फिर आगे पढ़ते हैं। विकासशील देशों का कहना है कि उन्हें वार्षिक 1.3 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है, जबकि विकसित देशों ने 2035 तक केवल 300 अरब डॉलर देने का ही वादा किया है। अब ये देखिए, एक तो वादा कम है और ऊपर से ये वादा भी इन्होंने पूरा नहीं किया है। इसमें भी अधिकांश राशि ऋण के रूप में दी जाएगी। अगर ऋण के रूप में दी जाएगी तो उसका कोई लाभ नहीं है, इसका मतलब ये कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, एक ऋण दे रहे हैं, उस पर भी ये ब्याज कमाएंगे। स्वाभाविक है कि इससे गतिरोध की स्थिति गहराएगी। तो हर बार यही COP सम्मेलन में यही होता है। विकासशील देश जैसे भारत और जो है अपना ग्लोबल साउथ, ये सब पैरवी करते हैं कि भाई हमें कुछ फंड दिया जाए, और विकसित देश जो है वो फंड देने से बचते हैं, जबकि समस्या इन्हीं के द्वारा उत्पन्न की हुई है। बेलम सम्मेलन में दर्शाया कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली उन प्रक्रिया और सहमति नियमों के बोझ तले दबी जा रही है जो कुछ देशों की मनमानी की गुंजाइश देती है। आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ को ही देखें तो उसने जलवायु परिवर्तन के से जुड़े वादों और उनकी आपूर्ति में भारी अंतर और विमर्श के बजाय अपने कार्बन सीमा समायोजन तंत्र यानी CBAM क्या है, CBAM को देखते हैं। ये क्या होता है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये एक प्रकार का टैक्स होता है जो क्या करता है, ये यूरोपियन यूनियन, जैसे कि कोई भारत से कोई सामान जा रहा है तो उस पर ये CBAM टैक्स लगा देते हैं। अर्थात जितना कार्बन उत्सर्जन भारत कर रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने में, उतना उसे टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लग जाएगा। तो फाइनली हुआ क्या है कि ये जो बोझ है इसका भी ये यूरोपियन यूनियन किस पे डाल रहा है, जो वहाँ पे विकासशील देश जो अपना सामान जो है निर्यात कर रहे हैं। तो ये इसका भी विरोध कर रहे हैं लेखक जो बता रहे हैं। CBAM विकासशील देशों के लिए एक ग्रीन टैरिफ की तरह है, वही जो डिस्कस किया, अभी बताया आपको, जो मुख्य रूप से यूरोपीय
उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए तैयार किया जाता है। अर्थात क्या होगा, ये देखिए, ये नियमों का उल्लंघन किस प्रकार हो रहा है। एक तो जो हमारे यानी कि भारत या अन्य विकासशील देशों के जो प्रोडक्ट वहाँ जा रहे हैं उन पर टैक्स लगेगा, ये ग्रीन टैक्स की तरह लग जाएगा, सीबीएम जो है। तो क्या होगा, यहाँ का सपोज करो अगर 100 रुपये का आइटम है, उस पर 10% ग्रीन टैक्स लगाया तो कितना हो गया, 110 का बिकेगा वहाँ। और जबकि वहाँ के जो प्रोडक्ट होंगे, वहाँ के स्थानीय प्रोडक्ट होंगे, उनको ये टैक्स नहीं देना है, तो वो 100 ही रुपये में रहेगा। तो क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया बाहर के जितने भी है प्रोडक्ट। तो ये देखिए, ये मतलब किस तरह का खेल ये खेलते हैं कि भाई कार्बन टैक्स के नाम पर अपने स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सभी प्रमुख निर्यातकों ने चेतावनी दी है कि एक तरफा उपाय पूरी प्रणाली को नुकसान पहुंचाएंगे, जैसे कि सीबीएम टैक्स है। इसके बावजूद यूरोपीय संघ संरक्षणवाद को प्राथमिकता देने में लगा है। देखिए, अब पूरा विश्व क्या है, पहले पूंजीवाद की बात करता था, वैश्वीकरण की बात करता है, अब सभी संरक्षणवाद पर आ गए हैं। अर्थात अपने अपने उद्योगों को बढ़ावा देना और दूसरों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करना। अमेरिका की टैरिफ नीति पहले ही वैश्विक विश्वास पर आघात कर रही है, ये तो सबको पता ही है। ट्रम्प टैरिफ भारत में 50-56% टैक्स लगा दिया है, बाकी देशों भी किसी के ऊपर 10, किसी के ऊपर 20% टैक्स लगाया है। आगे बढ़ते हैं। जलवायु कूटनीति अब व्यापार एवं भू राजनीति से टकरा रही है। अर्थात जो प्रयास बड़ी ईमानदारी से सभी देशों को करने चाहिए जलवायु, क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक पूरे विश्व की समस्या है, एक वैश्विक समस्या है, कोई ये लोकल समस्या नहीं है। तो इसके एटलीस्ट इसके प्रति तो सबको ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। लेकिन नहीं, जलवायु कूटनीति के आड़ में क्या कर रहे हैं, अपने व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं ये देश। विकसित देशों के दोहरे रवैये और भू राजनीतिक अस्थिरता के वर्तमान परिदृश्य में भारत गंभीर, न्यायसंगत और सिद्धांत आधारित राह दिखा रहा है। भारत हमेशा से ही क्या है, एक सैद्धांतिक देश है। इस कड़ी में पहला बिंदु है समानता और जलवायु न्याय पर जोर देना। भारत ने दुनिया को स्मरण कराया कि पेरिस समझौते के स्वरूप को एक तरफा नहीं बदला जा सकता। जो पेरिस समझौता जो हुआ था, विकासशील देशों को फंड दिया जाना था विकसित देशों के द्वारा। तो लेकिन ये क्या है कि उसको एक तरफा बदल रहे हैं, फंड नहीं दे रहे हैं, उसको ऋण के रूप में चेंज कर रहे हैं, और उसमें भी देरी कर रहे हैं। और कुछ देश जो है वो उससे बाहर भी हो गए हैं, जैसे अमेरिका। तो भारत ने कहा कि इसको एक तरफा नहीं बदलना चाहिए। इसके नियम जो हुए थे डिसाइड, इन सभी देशों को उसकी सहमति उसमें होनी चाहिए। भारत ने दोहराया कि विकसित और विकासशील देशों में के विकास में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल, अमेरिका का जो विकास है वो तो कार्बन उत्सर्जन कर चुके, भारत अभी विकासशील देश है, तो ये आगे बढ़ रहा है, तो हमें तो कार्बन उत्सर्जन और ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यही भारत बार बार बोलता है सभी मंचों से। आगे बढ़ते हैं। उत्तरदायित्व के प्रयास को कमजोर करना भरोसे को कुंद करने का काम करेगा, अर्थात कमजोर करने का काम करेगा। इस दिशा में मांग एकदम सरल है कि जो देश पहले से बहुत भारी मात्रा में प्रदूषण करते हैं उन्हें उत्सर्जन में कटौती के साथ ही विकासशील देशों को अपेक्षित समर्थन भी देना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, यही बार बार सभी विकासशील देश बोलते हैं। भारत ने जोर दिया कि विकसित देशों को 2050 से बहुत पहले ही नेट जीरो यानी शून्य उत्सर्जन के स्तर तक पहुंच जाना चाहिए। भारत का नेट जीरो का टारगेट क्या है आपको पता ही होगा, 2070। भारत ये बोल रहा है क्योंकि हम तो विकासशील देश हैं, लेकिन जो विकसित देश है उनके पास तो टेक्नोलॉजी है, फंड है, और हर चीज़, किसी भी चीज़ संसाधन की कमी नहीं है, और वो पहले से भी काफ़ी कुछ जो है उत्सर्जन कर चुके हैं। तो उनकी जिम्मेदारी है कि उनको तो 2050 से काफ़ी पहले ही नेट जीरो का लक्ष्य हासिल कर लेना चाहिए, ताकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए उचित आधार तैयार हो सके। बिल्कुल सही बात है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उपलब्ध कराए जा रहे वित्तीय संसाधन खैरात न होकर अनुच्छेद 9.1 के तहत एक कानूनी दायित्व है। अर्थात अनुच्छेद 9.1 किसका है, जो पेरिस समझौते का अनुच्छेद 9.1 है, वो वित्तीय फंड की बात करता है कि विकसित देश जो है विकासशील देशों को ये फंड देंगे। तो भारत ने यही कहा है कि जो ये वित्तीय संसाधन ये बड़े बड़े देश जो दे रहे हैं कोई खैरात नहीं है, ये तो एक समझौता है जो पहले से हो चुका है जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में। उसने जलवायु वित्त की एक सार्वभौमिक रूप से सहमति प्राप्त परिभाषा, अनुकूलन वित्त में 15 गुना वृद्धि और पूर्वानुमानित रियायती संसाधन प्रवाह की मांग की है इस अनुच्छेद के तहत। इसमें अरबों नहीं खरबों डॉलर चाहिए होंगे। सच्चाई तो यही है कि इसमें अरबों नहीं खरबों डॉलर चाहिए होंगे। इस क्रम में भारत ने निजी वित्त और ऋण एवं भारी पैकेजों पर निर्भर रहने की भ्रांति को ही उजागर किया है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे उपाय ऋण संकट को ही बढ़ाते हैं। अर्थात जो ये विकसित देश क्या बोल रहे हैं कि हम आपको फंड ऋण के रूप में देंगे, तो भारत क्या बोल रहा है कि इससे तो ऋण संकट बढ़ेगा। अगर विकासशील देश जो हैं ऋण लेकर जो है नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देंगे तो वो ऋण कैसे चुका पाएंगे, उनके लिए तो एक वित्तीय संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए वास्तविक अनुदान को वरीयता दी जानी चाहिए। दुनिया विकासशील देशों से केवल यही उम्मीद नहीं कर सकती कि वे अपनी ऊर्जा प्रणाली को बदलें और कृषि को लचीला बनाएं। इस सब के फेर में यह हो रहा है कि विकासशील देश महंगे कर्जों का ऊंचा ब्याज चुकाने में लगे हैं। ये विकासशील देशों के ऊपर क्या है, ये ऋण का भार पड़ रहा है। ऐसे तो भारत का दृष्टिकोण है कि प्रौद्योगिकी की उपलब्धता एक अधिकार होना चाहिए,
यानी कि जो टेक्नोलॉजी है इन देशों को प्रोवाइड कराई जानी चाहिए विकसित देशों द्वारा, न कि सौदेबाजी का जरिया। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए जिन प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है वे बौद्धिक संपदा अधिकारों की आड़ में विकासशील देशों के लिए पहुंच से बाहर हो जाती है। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी है, तो क्या करते हैं, ये उसका कॉपीराइट ले लेते हैं, उसका पेटेंट कराते हैं, और फिर वो टेक्नोलॉजी भारत या अन्य देशों के लिए महंगी हो जाती है, क्योंकि उनको फिर से R&D करनी पड़ेगी, और वो जो सेम जो जो जिसके ऊपर उन्होंने पेटेंट लिया हुआ है उसको फिर ये बेचते हैं। तो इससे क्या होता है, टेक्नोलॉजी से पहुंच भारत की दूर होगी और अन्य देशों की भी दूर होगी। तो ऐसी टेक्नोलॉजी एटलीस्ट जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, प्रदूषण नियंत्रण से रिलेटेड है, वो तो सार्वजनिक होनी चाहिए, सार्वभौमिक होनी चाहिए, वो सबके लिए उपलब्ध होनी चाहिए। भारत का यही मानना है, ये बाजार से दूर किया जाए। यह तो वही स्थिति हुई कि समाधान पहले से ही मौजूद है, लेकिन उसकी उपलब्धता में अवरोध से समस्या को ही बढ़ाया जा रहा है। देखो, समाधान उपलब्ध है, अर्थात टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, लेकिन उसको उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। टेक्नोलॉजी है एटलीस्ट उन देशों के पास तो है ना, विकसित देशों के पास, और लेकिन उसको उपलब्ध नहीं करा रही हैं। यह किसी लापरवाही से कम नहीं है। तो फिर क्या हुआ, ये सारे जो दावे जो हैं विकसित देशों की, हम विकासशील देशों की मदद करेंगे और पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण करेंगे, जलवायु परिवर्तन को रोकेंगे, तो ये दावे क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा एक खोखले हैं, वो ईमानदारी से इस ओर बढ़ नहीं रहे हैं। भारत ने CBAM जैसे एक तरफा जलवायु टैरिफ की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। वही CBAM जो भी डिस्कस किया था, ग्रीन टैक्स बोलते हैं इसे, कि यह न केवल अनुच्छेद 3.5 जो पेरिस समझौता है उसका अनुच्छेद 3.5, यहाँ लेखक ने लिखा नहीं है ये पेरिस समझौता, लेकिन समझ लीजिए आप उसी का अनुच्छेद की बात कर रहे हैं, बार बार का उल्लंघन करते हैं, बल्कि जलवायु नीति को संरक्षणवाद के हाथों का खिलौना भी बना देते हैं। बिल्कुल, जब उसमें प्रोटेक्शनिज्म चलेगा तो फिर कैसे टेक्नोलॉजी जाएगी। भारत ने स्पष्ट रूप से चेताया कि ऐसे उपायों से बहुपक्षीयता की भावना को चोट पहुंचती है। इनके जरिए उन देशों को निशाना बनाया जाता है जिन्हें सतत विकास के लिए नीतिगत उपायों की आवश्यकता होती है, अर्थात वही छोटे और गरीब और विकासशील देश, पिछड़े और विकासशील देश। जलवायु परिवर्तन की विकराल होती समस्या के समाधान में भारत की कथनी करने में कोई भेद नहीं है। बिल्कुल, भारत जो वादा करता है, जैसे कि हमने ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट रखा था वो हमने समय से पहले पूरा किया। एथेनॉल E20 ब्लेंडिंग का जो लक्ष्य रखा था वो भी 5 साल पहले पूरा कर चुका है भारत। उसकी उपलब्धियां उसके प्रति भरोसे का निर्माण करती है। आंकड़े दर्शाते हैं कि 2005 के बाद से भारत ने उत्सर्जन की तीव्रता को 36% से अधिक कम कर लिया है। देखिए, ये आप कोट कीजिए अपने आंसर में, कितना अच्छा डाटा है। और गैर जीवाश्म क्षमता के लिए निर्धारित 2030 के लक्ष्य को 5 साल पहले ही हासिल कर लिया, जो मैंने अभी बताया। देखिए, भारत के अपने जो दावे हैं उनको मजबूत कर रहे हैं। भारत ने 256 गीगावाट से अधिक स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन क्षमता विकसित की है। हाइड्रोजन और परमाणु ऊर्जा और जैव ईंधन में गहरी छाप छोड़ने के लिए मिशन शुरू किए हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आप जानते ही हैं, अभी शुरू किया गया है भारत सरकार द्वारा। सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से 2 अरब से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। ये देखिए, पेड़ लगाए जा चुके हैं। एक पेड़ माँ के अभियान नाम जैसे आप उदाहरण दीजिए यहाँ पर, और ये लाइव मिशन भी भारत शुरू कर चुका है पहले से। सौर गठबंधन, ये देखिए भारत की एक बड़ी पहल जो पेरिस के साथ फ्रांस के साथ शुरू की गई थी मिलकर 2015 में। तो ये सौर गठबंधन है, इसका ISA की स्थापना की है भारत और फ्रांस ने मिलकर। ISA का मुख्यालय कहाँ है ये आप बताइए, ये गुरुग्राम में है या कहाँ है बताइए आप। कोप के इस सम्मेलन का अभी तक यही सार सामने आ रहा है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए संक्रमण अवधि के बीच व्यापार युद्ध जैसी स्थितियों के साय में समृद्ध देश अपनी आवश्यक भूमिका से किनारा कर रहे हैं, जबकि भारत ने दिखाया कि ईमानदारी की राह कैसे होती है। यह सवाल यह है कि क्या विकसित दुनिया इसे अपनाने के लिए तैयार है। देखिए, तो वही घुमा फिरा कर क्या है, ये लेखक जो बोलते हैं कि भारत जैसे देश जो है जहाँ इतना जनसंख्या का दबाव है, संसाधनों की कमी है, वो भी अपने जो वादे हैं वो पूरा कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड और जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड, तो बड़े देश क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात वो ईमानदार नहीं है। तो ये हमने बताया कि ये जो है जलवायु परिवर्तन रोकथाम संबंधी है संवेदनशीलता पर आधारित लेख है, ये GS3 पेपर से जुड़ा हुआ है, तो आप ये देख लीजिए। इसके बाद एक इसी के इस पर आधारित जो हमने एक प्रश्न उत्तर बनाया है उसको भी पढ़ते हैं तेजी से। प्रश्न क्या है, विकसित देशों द्वारा जलवायु जिम्मेदारियों से बचने की प्रवृत्ति वैश्विक जलवायु संकट को कैसे बढ़ा रही है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बार बार आयोग पूछता है, तो आप इसे एक बार अच्छे से देख लीजिए। इसका मॉडल उत्तर भी डिस्कस करेंगे। भारत के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं। अब देखिए, जलवायु परिवर्तन पर भूमिका लिखते हैं यहाँ सबसे पहले। जलवायु परिवर्तन पर सामान्य लेकिन विभेदक दायित्व है, CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएट रेस्पॉन्सिबिलिटी। अर्थात क्या है, सामान्य लेकिन, इसका अर्थ क्या होगा CBDR का, सामान्य लेकिन विभेदक दायित्व, मतलब दायित्व तो कॉमन है लेकिन हर देश के अलग अलग है। जैसे विकसित देशों को अपना दायित्व थोड़ा ज़्यादा उसमें भागीदारी देनी होगी जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए, और विकासशील देशों को सहायता देनी होगी। तो यही होता है CBDR।
सिद्धांत विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। जो विकसित देश जो है पहले से जो फायदा उठा चुके हैं उसकी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। किंतु आज विकसित देश जलवायु वित्त, हरित प्रौद्योगिकी और उत्सर्जन कटौती में अपने दायित्व से पीछे हटकर वैश्विक संकट को गहरा रही है। तो जैसा क्वेश्चन में पूछा गया उसके संदर्भ में एक छोटी सी भूमिका दी है यहाँ। बाकी इसमें एक कीवर्ड आ जाएगा CBDR, तो एग्जामिनर इससे खुश हो जाएगी, अच्छा कीवर्ड यूज किया हुआ है। अब आगे देखते हैं पहला हेडिंग क्या है, विकसित देशों द्वारा जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति से। क्वेश्चन में भी ये है ना, सबसे पहले विकसित देशों द्वारा जलवायु जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम हेडिंग डालते जाएंगे। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है वही हेडिंग हम डालेंगे। विकसित देशों द्वारा जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति कैसे दिख रही है, ये साफ साफ ही 4 पॉइंट बता रहे हैं हम यहाँ पर। जलवायु युद्ध में कमी है, $100 बिलियन प्रति वर्ष जो है कोपेनहेगन 2009 में था, ये डिसाइड किया गया था कि ये देश देंगे, लेकिन ये प्रतिबद्धता अब तक पूरी नहीं की गई है। अब देखिए 2009 से अब तक कितना टाइम हो चुका है, लेकिन उन्हें ये जो अपना ये वादे हैं ये पूरे नहीं किए। अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, फंडिंग आवश्यकता से 50% कम है। मतलब जितना अगर सपोज कीजिए कि $100 बोला था तो ये $50 ही दे रहे हैं, तो 50% आवश्यकता से कम फंडिंग ये देश कर रहे हैं, अर्थात वित्त की कमी नेचुरल है कि होनी है। लॉस एंड डैमेज कोस्ट में अल्प योगदान, यहाँ इनको ज़्यादा योगदान देना चाहिए लेकिन ये कम दे रहे हैं। दूसरा क्या है, उत्सर्जन कटौती में ढिलाई, अभी भी उतना उत्सर्जन कम नहीं कर रहे हैं विकसित देश जितना उनको करना चाहिए। ये इससे संबंधित 3 पॉइंट लिखे हैं। जैसे G7 देशों में कोयला सब्सिडी, देखिए कमाल की बात है कि अभी भी कोयला सब्सिडी दे रहे हैं G7 देश, जो दुनिया के साथ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो अभी भी कोयला सब्सिडी दे रही है। कोयला सब्सिडी देगी तो क्या होगा, कोयला का यूज ज़्यादा होगा विद्युत उत्पादन या अन्य परिवहन साधनों में, तो उससे क्या होगा, कार्बन उत्सर्जन बढ़ेगा। नेट जीरो लक्ष्य आगे खिसकाने की प्रवृत्ति, अब ये नेट जीरो लक्ष्य को भी आगे बढ़ाई जा रहे हैं। जैसे कोई 2050 रख रहा है, कोई 2040, उसको खिसका के 50 कर रहा है, फिर 60 कर रहे हैं, जबकि इनको कम करना चाहिए। भारत का मानना क्या है कि 2050 से काफ़ी पहले इनको नेट जीरो हासिल कर लेना चाहिए। ऐतिहासिक उत्सर्जन का 75% इन देशों से है, ऑब्वियसली ये तो पता ही है। हरित प्रौद्योगिकी पर नियंत्रण, वही पेंडेंट लगा के रखते हैं टेक्नोलॉजी पे, तो फिर वो ट्रांसफर नहीं करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक ट्रांसफर में अनिच्छा, विकासशील देशों की ऊर्जा परिवर्तन क्षमता को कमजोर करना, तो ये सब जो है कि ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, इससे सीधे सीधे दिख रहा है इस पॉइंट से। ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म, वही CBAM कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जैसे कार्बन टैक्स लगा रहे हैं। विकासशील देशों के निर्यात पर अतिरिक्त लागत आ जाती है। जलवायु को व्यापार हथियार बना रहे हैं ये लोग, तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको आप लिखिए। अब भारत जैसे विकासशील देशों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे इसके, देखिए, क्योंकि ये भारत के लिए इसके क्या निर्धारता है, ये क्वेश्चन का जो है सेकंड पार्ट है, ये देखते हैं अभी। आर्थिक दबाव बढ़ेगा ऑब्वियसली, जब हम लोग टेक्नोलॉजी R&D में ज़्यादा खर्च करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है विकसित देश ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, तो भारत पर क्या है, आर्थिक दबाव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। भारत की ये 2 पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। भारत की अनुकूलन लागत 2030 तक $170 बिलियन प्रति वर्ष होगी, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम अपने को नवीकरणीय ऊर्जा के लिए प्रेरित करते हैं और बढ़ते हैं, तो हमें ये लागत आ रही है, क्योंकि अगर हम कोयले से बनाते हैं तो वो जीवाश्म ईंधन से बनाते हैं, वो सस्ती पड़ती है, लेकिन भारत फिर भी इस लागत को झेलने को तैयार है, क्योंकि भारत एक सैद्धांतिक देश है, जो वादे किए हैं उनको पूरा कर रहा है। कृषि, शहरीकरण और आपदा प्रबंधन पर बड़ा भार पड़ेगा। आर्थिक दबाव, क्योंकि हर जगह में टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा और कार्बन उत्सर्जन घटाना पड़ेगा। कृषि में भी अगर कार्बन उत्सर्जन घटाना है तो उस पर दबाव पड़ेगा ऑब्वियसली। व्यापारिक चुनौतियाँ क्या है, स्टील एल्यूमिनियम जैसे क्षेत्रों पर CBAM का सीधा असर, क्योंकि वो जो ग्रीन टैक्स के रूप में वो लगा रहे हैं यूरोपियन यूनियन, तो हम काफ़ी एल्यूमिनियम और स्टील जो है उनको निर्यात करते हैं, तो इस पर सीधा असर पड़ रहा है। इसकी जो है प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, क्योंकि महंगा हो जाता है हमारा प्रोडक्ट। निर्यात लागत बढ़ना और प्रतिस्पर्धा कम होना, वही पॉइंट है। सामाजिक पर्यावरणीय जोखिम, IPCC अनुसार वर्षा स्थिरता 20 से 25% बढ़ेगी। देखिए, अगर ये देश अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे तो क्या होगा, जलवायु परिवर्तन तेजी से बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, और उससे क्या होगा, जो वर्षा अस्थिरता है वो 20 से 25% बढ़ेगी। तो क्या है, भारत तो कृषि प्रधान देश है, अगर यहाँ वर्षा अस्थिर होती है तो हमारा तो पूरा प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा। उससे क्या होगा, भारत का जो कृषि क्षेत्र जो प्रभावित होगा, और इससे हेल्थ इशू भी आएंगे, क्योंकि जब ये जलवायु परिवर्तन ऐसा होता है, मौसम तेजी से बदलता है, तो उससे बहुत सारी शारीरिक मानसिक बीमारियां बढ़ती हैं। जैसे कि अभी देखते हैं हम हीट वेव, पिछली बार से हीट वेव से कितने लोग मरे थे, बिहार में 30 लोग मर गए थे पिछले 1-2 महीने के अंदर। और बाढ़ से आजीविका का असर, बाढ़, भूस्खलन, हिमाचल प्रदेश अभी देखा है, केरल में वायनाड की बाढ़ देखी थी हमने, ये एग्जाम्पल आप दीजिए, जैसे वायनाड बाढ़ ऐसे दीजिए, जैसे हीट वेव बिहार एग्जाम्पल अगर आप लिखोगे तो और अच्छी बात है। देखिए, ये वही है कि जब PDF बनाते हैं तो उस टाइम हो सकता है हमें एग्जाम्पल याद नहीं आते हैं कई बार, लेकिन जब डिस्कस करते हैं तो रैंडम थॉट्स आते हैं,
तो एडिटोरियल डिस्कशन का यही फायदा है, आप इसको देखिए, उसके बाद पीडीएफ से नोट्स बना लीजिए दोनों से मिक्स करके। तो यहाँ क्या है, आप बिहार की जो है हीट वेव का घटना देंगे। मुंबई का जो हुआ था, एक मुंबई में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में वो सम्मान समारोह था कोई, वहाँ पे हीट वेव के कारण लगभग 30 से 40 लोगों की मृत्यु हो गई थी, वो एग्जाम्पल कोट कीजिए। बादल फटने की घटना भी आप बताइए, जम्मू कश्मीर में बादल फटा था, उत्तराखंड में भी बादल फटा था, वो आपने देखा होगा, वीडियो काफ़ी चला था कि पूरा होटल और पूरा शहर जो चला गया था। तो वो इस टाइप के लेटेस्ट एग्जाम्पल आप देंगे तो लगेगा एग्जामिनर को कि हाँ ये छात्र जो है काफ़ी अच्छा लिख रहा है, समसामयिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऊर्जा परिवर्तन में बाधा है। ग्रीन हाइड्रोजन रीटेक का महंगा होना। रीटेक क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी का महंगा होना। ग्रीन हाइड्रोजन की क्या है, अभी एक्चुअली ग्रीन हाइड्रोजन की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, उत्पादन कॉस्ट, इसलिए ऊर्जा परिवर्तन में बाधा ही आ रही है। ऊर्जा परिवर्तन अर्थात जीवाश्म से गैर जीवाश्म की ओर जब हम बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संक्रमण योजना पर बोझ, जितनी भी योजनाएं बना रहे हैं उनके ऊपर बोझ तो है ही, इसलिए अतिरिक्त। अब एक छोटा सा निष्कर्ष देखते हैं, इसमें 1-2 कीवर्ड लगाएंगे, 2 से 3 लाइन में अपना निष्कर्ष लिख देंगे। जलवायु न्याय तब संभव है जब विकसित देश न केवल उत्सर्जन कम करे बल्कि जलवायु वित्त, तकनीक और क्षमता निर्माण में ठोस योगदान दे। भारत को ISA, ये लाइव मिशन जो किया था हमने, लाइव मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे कदमों से अपना नेतृत्व सुदृढ़ रखना होगा। तो भारत तो ऑलरेडी सुदृढ़ रख चुका है ना, यहाँ लिख देंगे हम सुदृढ़ रख रहा है ना। इससे पूरी दुनिया को सीखना चाहिए, ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें SDG का भी आप लगा सकते हैं, SDG 13, इससे SDG 13 में सहायता मिलेगी जो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। SDG 13 ये SDG आप लिख सकते हैं निष्कर्ष में। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो है जब डिस्कस करते हैं तभी याद आती है तुरंत, तो आप इनको भी नोट करते जाइए ये PDF के साथ साथ। तो दोस्तों दूसरा अभी जल्दी से करते हैं, दूसरा ये जो हमारा ये जनसत्ता का एडिटोरियल है, तो इसको एडिटोरियल को हम कम डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें वही MSME के बारे में लिखा हुआ है। मेन पॉइंट मैं आपको बता दूंगा अभी, जो भी मेन पॉइंट है इसके 3-4, तो आपको एडिटोरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है, या एक बार पढ़ लीजिए तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये लघु कंपनियों से रिलेटेड है एक्चुअली। इसने क्या दिया हुआ है यहाँ, ये बता रहा है कि पहले तो इसने परिभाषा दी है, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत लघु कंपनी की अवधारणा क्या है, ये 50 लाख से अधिक न हो। एक्चुअली ये अभी परिभाषा बदल चुकी है, तो इसने पूरा नहीं लिखी हुई है, आप नई परिभाषा आप देख लीजिए, नई परिभाषा मैंने यहाँ लगा दी है। अभी ये लघु उद्योग की परिभाषा क्या है, निवेश कितना होना चाहिए 10 करोड़ तक का, और टर्नओवर कितना होना चाहिए 100 करोड़ तक का। इसने ही पुराना दिया है, तो इसे आप एक बार देख लीजिए। ये अभी एक्चुअली 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है, ये बजट में इसकी घोषणा की गई थी और 1 अप्रैल 2025 से नई परिभाषा लागू कर दी गई थी। लघु उद्योग वही MSME के तहत जो आते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। तो ये इसने इस एक्चुअली संपादिका का मैं आपको बता देता हूँ सार क्या है। इन्होंने ये बताया कि जो लघु उद्योग है उनको बढ़ावा क्यों देना चाहिए, है ना, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो ये रोजगार सृजन करता है काफ़ी बड़ी मात्रा में, और दूसरा इसका फायदा क्या है कि ये विकेंद्रीकृत होता है। देखिए बड़ी कंपनियां क्या है, बड़ी कंपनियां आपकी बड़े शहरों में, जैसे लखनऊ, कानपुर, नोएडा, मेरठ, दिल्ली या मुंबई, बेंगलोर। लेकिन लघु कंपनियां क्या है, हमारे जो Tier 2 और Tier 3 सिटी हैं वहाँ भी लगी हुई होती है। तो ये विकेंद्रीकृत रोजगार जो है, ये जो विकेंद्रीकृत विकास है ना, इसमें ये सहायक होती है, अर्थात डिसेंट्रलाइज। क्योंकि विकास की सबसे बड़ी हमारे यहाँ क्या है कमजोरी, ये दिख रही थी कि विकास जो है ना वो इम्बैलेंस है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। जैसे कि आप देखेंगे कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये यहाँ इधर काफ़ी कंपनियाँ हैं, लेकिन राजस्थान में जाएंगे, राजस्थान का पिछड़ा एरिया देखेंगे, बिहार, छत्तीसगढ़, वहाँ उतना विकास नहीं हो रखा है। तो ये बोलता है कि विकेंद्रीकृत विकास होना चाहिए, किसके थ्रू होगा, ये होगा हमारा लघु कंपनियाँ, स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है। तो इन्होंने ये बताया है। दूसरा इसमें पूरे आर्टिकल में क्या लिखा है कि इसके सामने समस्या क्या क्या है, तो इसके सामने समस्या है वही वित्त की कमी, तकनीकी अपर्याप्त, कुशल कर्मचारियों, स्किल्ड लेबर नहीं है इनके पास, और सबसे बड़ी इनके समक्ष समस्या क्या है कि इनको जो प्रतिस्पर्धा है बड़ी कंपनियों से है, MSME से, MNCs है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उनसे है। तो ये इसमें बताया गया है पूरे इसमें। तो इसके ऊपर सीधा मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ये आर्टिकल में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यही कुछ डेटा आपके काम का है वो मैंने निकाल दिया अलग से, कि जैसे भारत के कुल निर्यात में 40% योगदान करते हैं। तो ये डेटा आप जो है ये आप इंट्रो में लिख सकते हैं, या अलग से एक फैक्ट शीट बना लीजिए, आपके काम आएगा। ये देखिए एक्चुअली इससे जो डेटा है, जो भी इसका इंपॉर्टेंट डेटा है वो मैंने इस क्वेश्चन में लगा दिया है सारा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, टाइम आपका बचेगा और इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन क्या बनाया इसके ऊपर, भारत में केंद्रीकृत विकास के लिए लघु, कुटीर और मध्यम उद्योग अर्थात MSMEs रीढ़ की हड्डी की भूमिका निभाते हैं। अर्थात किसमें, विकेंद्रीकृत विकास में MSME जो है रीढ़ का काम करती है, परंतु पूंजी, तकनीक और बाजार से जुड़ी चुनौतियां उनके विकास में बाधक बनी हुई है, चर्चा कीजिए। तो ये बताना है क्यों बनी हुई है और इसके समाधान क्या है, ये सब हम इसमें बताएंगे। तो इंट्रो में क्या करते हैं, एक अच्छा सा डेटा देंगे या कोई रिपोर्ट कोट करेंगे किसी चीज़ की। अब यहाँ देखिए सीधे से हम लिखते हैं कि MSME जो है देश में आर्थिक रोजगार सृजन, क्षेत्रीय संतुलन, विकास का आधार है। ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। यहाँ से देखिए भारत की GDP में लगभग 30% और निर्यात में
48% योगदान देने वाला यह सेक्टर कौन सा, एमएसएमई, बड़े उद्योगों और ग्राम्य अर्थव्यवस्था के बीच एक मजबूत कड़ी बनाता है। देखिए, ये बड़े उद्योग होते हैं और ये ग्रामीण क्षेत्र होता है, तो यहाँ एमएसएमई जो है ना, इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इधर से लेबर आती है, रॉ मटेरियल आता है, या फिर बड़ी कंपनियों को सप्लाई होता है, तो इसके बीच की कड़ी मानी जाती है ये, और एक रोजगार सृजन करता है, सबसे बड़ी बात ये। किंतु पूंजी की कमी और प्रौद्योगिकी का अभाव, बाजार असमानताओं के कारण एमएसएमई अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इतना सही निष्कर्ष हुआ। इसके बाद हम देखते हैं मुख्य भाग, एमएसएमई का भारत के विकेंद्रीकृत विकास में क्या योगदान है। ये इधर लिखा हुआ है ना, तो पहला पॉइंट ये बनाएंगे और फिर से बड़ी ये चुनौतियाँ बताएंगे। तो ये पहला पॉइंट क्या हुआ हमारा, पहला हेडिंग यही डालेंगे, एमएसएमईज का भारत के विकेंद्रीकृत अर्थात डिसेंट्रलाइज विकास में योगदान। ये 4 पॉइंट लिख देंगे, क्योंकि जब हमें 2-3 पॉइंट लिखने होते हैं तो हम उसके अंदर 4 से 5 पॉइंट लिखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर 125 का या 250 का है तो उसमें इतना टाइम मिलेगा आपको, 7 मिनट मिलेगी या 11 मिनट मिलेंगे, उससे ज़्यादा आप लिख नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें थोड़ा आगे गिरा भी लिखेंगे सुधार। तो ये आपके लगभग 250 से 200, अगर यूपीपीसीएस है तो उसमें 250 शब्द, और उसमें 250 शब्द पूरे हो जाएंगे इसी में आपके, और इतना ही टाइम आपको मिलेगा। तो टू द पॉइंट देखते हैं क्या करता है, रोजगार सृजन करता है। ये दूसरा क्या है, क्षेत्रीय समानताओं में कमी करते हैं, जो हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। छोटे शहरों और पिछड़े क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं। ये हेडिंग लिखेंगे और उसके आगे इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देंगे। तीसरा क्या है, लोकल से ग्लोबल मॉडल। ये देखिए, यूपी में तो क्या है, ओडीओपी को बढ़ावा दे रहा है काफ़ी। एमएसएमई उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहचान रखते हैं, जिससे निर्यात बढ़ाना आसान होता है, और नवाचार का केंद्र होते हैं, क्योंकि कम पूंजी में नई तकनीक और उत्पादन विचारों का प्रयोग एमएससी को प्रतिस्पर्धी बनाता है। तो ये एसएसएस के विकास में योगदान देता है। अभी देखिए, इसमें जो है ना, इसके निष्कर्ष में हम ये भी लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का एक कथन था कि एमएसएमई जो है केवल हमारे लिए उद्योग ही नहीं है, बल्कि हमारी एक क्षेत्रीय संस्कृति की पहचान भी है। क्योंकि एमएसएमईज क्या होता है, जैसे जिस एरिया में जो प्रोडक्ट वहाँ का फेमस होता है, वो उसमें जुड़े होते हैं। जैसे आगरा में क्या है, चमड़ा उद्योग से जुड़े रहेंगे, और मेरठ में क्या है, मेरठ में की एमएसएमईज कहाँ है, वो खेल उद्योग से जुड़ी है। तो ये वहाँ की क्षेत्रीय पहचान बना देता है एक। आगे देखते हैं, एमएसएमई क्षेत्र के सामने जो है प्रमुख चुनौतियाँ, ये देख लीजिए आप। इसका ये डायग्राम के थ्रू बना सकते हैं, अगर वहाँ टाइम कम पड़ रहा है, और बीच बीच में आपको थोड़ा अपना जो है आंसर राइटिंग में इनोवेशन भी लाना चाहिए, तो एक एमएसएमई लिखिए यहाँ पर, और ऐसे करके ये 4-5 हेडिंग डाल दीजिए सीधा सीधा, और फिर उसको एक्सप्लेन कर दीजिए ऐसे। क्या क्या चुनौतियाँ हैं, ये रही, सूक्ष्म उद्यम अनौपचारिक होना, क्योंकि ये क्या है, इसके तहत क्या है, एमएसएमई जो है अनौपचारिक क्षेत्र में आती है ज़्यादातर, तो वहाँ नियम कानून कुछ ज़्यादा होते हैं, जैसे पैन जीएसटी पंजीकरण नहीं होने से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। विनियामक की समस्याएं होती हैं। रेगुलेशन से रिलेटेड क्या होता है, नियमों के अनुपालन और लाइसेंसिंग प्रक्रिया जटिल है, तो इनको ज़्यादा लागत आती है इनकी। बुनियादी ढांचे की कमी तो है ही, क्योंकि पर्याप्त जो इनके पास वित्त नहीं होता है। तकनीकी में पिछड़ा होना, ये एक इनकी बड़ी समस्या होती है। अभी भी क्या है, काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी पे ये काम करते हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी महंगी है, ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। ऋण प्राप्ति में समस्या, अर्थात फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन की इनके सामने बड़ी समस्या है। तो इनको ऋण नहीं मिलता है बैंक से, और मिलता है तो बाहर से मिलता है, तो काफ़ी महंगा मिलता है। तो यही सारे पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं। पूंजी की कमी, तकनीकी का अभाव, कौशल की कमी, स्किल गैप है, अर्थात कंपनी की डिमांड कुछ और है और जो उनको एम्प्लॉय मिल रहे हैं उनकी स्किल्स कुछ और है, तो इस प्रकार से कुशल श्रम नहीं मिल पाता है। तो बाजार की सीमाएं हैं, बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा है, ओबियसली सप्लाई चेन में कमजोर स्थिति है, तो ई कॉमर्स से इनका जुड़ाव कम है, तो ये बाजार की सीमाएं हैं। अनुपालन का बोझ, वही कर, लाइसेंस, पर्यावरण के जो कानून है, लेबर कानून है, जैसे मिनिमम लेबर देना और उनको पीएफ वगैरह देना, तो वो इनको भारी पड़ता है, क्योंकि इनका इतना प्रॉफिट होता नहीं है, और जटिल ढांचे को जो इनके उद्यमों पर बोझ पड़ता है। तो ये देख लीजिए आप पॉइंट। सरकार के प्रयास, सरकार भी ऐसा नहीं है कि काफ़ी प्रयास कर रहे हैं इस दिशा में। डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये तो आप जरूर लिखिए, जब भी आप एमएसएमई का क्वेश्चन आएगा, मुद्रा योजना यही है कि इनको इसकी सहायता से वित्तीय सहायता दी जाती है इनको। उद्यम पोर्टल ने पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। एक्चुअली जब एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कराना होता है तो उसके लिए उद्यम पोर्टल बनाया, तो उससे ये ईजिली हो जाता है, सिंगल विंडो क्लियरेंस इनको मिल जाता है, जो भी लाइसेंस की जरूरत होती है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 3 लाख करोड़ का जो है कोलेटरल फ्री गारंटी स्कीम। कोलेटरल फ्री क्या है, अर्थात इनको कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, तो उसके तहत इनको वित्तीय सहायता मिल जाएगी। डिजिटल एमएसएमई स्कीम से टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए भी इनको हेल्प मिल रही है, बढ़ावा दिया जा रहा है। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, अर्थात गुणवत्ता बढ़ाना प्रोडक्ट की, सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है कि एमएसएमई के जितने भी प्रोडक्ट हैं हमारे, वो विद जीरो इफेक्ट हो, जिससे कि निर्यात में सुगमता मिले उनको। अब इसका एक एमएसएमई का एक छोटा सा उदाहरण यहाँ, जैसे कि है ना, एमएसएमई के निष्कर्ष में आप वो लिख सकते हैं जो मैंने अभी कोट किया था प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि एमएसएमई केवल हमारे लिए रोजगार का साधन ही नहीं है, बल्कि यह एक क्षेत्रीय संस्कृति की पहचान भी है। तो वो लिख दी, इतना बहुत है, इतना काफ़ी। नहीं वो याद आता है तो ये आप सिंपल से एक निष्कर्ष लिख दीजिए जो यहाँ लिखा हुआ है।
यही 2-4 चीज़ें लिखी हैं, यहाँ पढ़ लीजिए। इसके ऊपर ये दूसरा क्वेश्चन भी बना दिया है, इसको आप दोस्तों PDF से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये लगभग सेम सही है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज लिखना होगा आपको क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार। देखिए क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, भारत में विकेंद्रीकृत विकास आर्थिक संतुलन और रोजगार सृजन के लिए क्यों आवश्यक है, वही ऊपर वाले पॉइंट लिखने, इसके लाभ और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। इस बार इसके लाभ भी बता देने, आपको चुनौतियाँ तो सेम ही है। डिसेंट्रलाइजेशन क्यों जरूरी है ये आप बता दीजिए। ये सीधा सीधा MSME से नहीं जुड़ा है, लेकिन MSME का इसमें रोल है काफ़ी ना इस क्वेश्चन के अंदर। तो दोस्तों ये आज का ट्यूटोरियल ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। ये छोटी सूचना आपके लिए है, ये हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है समीक्षा अधिकारी की, इससे आप जुड़ सकते हैं। ये इसमें ये इसका पूरा आपको क्या क्या दिया जा रहा है, इसमें 31 टेस्ट होंगे आपके लगभग, और फीस इसकी अभी डिस्काउंटेड फीस है। और ये मैं दिखा देता हूँ इसका सैंपल कैसे हम कॉपी चेक करते हैं। जैसे कि क्या है, जैसे छात्र क्या लिखते हैं, वाक्य प्रयोग जो है ना, ये जो मुहावरे होते हैं इसका अर्थ कई बार सटीक नहीं लिखते हैं, कई बार वाक्य प्रयोग ठीक से नहीं करते हैं। तो देखिए जैसे एक उदाहरण याद दिया है, फुहड़ चाले नो घर आले, तो गंवारों को करते अपने साथ साथ दूसरों को भी क्षति पहुंचाता है। तो ये जो हमारे छात्र हैं इन्होंने ये अर्थ सही बताया। उदाहरण देखिए क्या लिखा हुआ है, रमेश की बुरी संगति की वजह से उसके परिवार की बदनामी सहनी पड़ती है। यह तो वही बात हुई कि फुहड़ चले नो घर आले। देखिए ये उदाहरण बिल्कुल सही है वाक्य प्रयोग, लेकिन अगर आप इसे समसामयिक घटना से जोड़ेंगे तो ये और अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से हम अपने कमेंट दे देते हैं कि भाई इस प्रकार आप लिखिए, तो हमने क्या बताया इनको यहाँ, तो आप ऐसे लिखिए इसका वाक्य प्रयोग। पाकिस्तान द्वारा आतंकियों के पालन पोषण ने पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र में अस्थिरता पैदा कर रखी है। जो पाकिस्तान द्वारा आतंकी जो पोषित किए जाते हैं, तो उससे पूरे दक्षिण एशिया में आपको पता ही है क्या स्थिति हो रखी है। तो यह वही बात है कि फुहड़ चाले नो घर आले। तो इस प्रकार के आप उदाहरण दीजिए। हम जब भी कॉपी चेक करते हैं तो अपने कमेंट से प्रॉपर देते हैं, तो हम अपने यहाँ मूल्यांकन हमारी जो है सबसे बड़ी विशेषता है, अच्छे से करते हैं। ये देखिए ये एक सैम्पल पेपर है, बिल्कुल आयोग के फॉर्मेट में बनाया हुआ है। ये यहाँ शीर्षक बताया, व्याख्या अच्छी की है, व्याख्या में जो हम अपना उद्धरण वगैरह सब बताते हैं आपको, ये देख लीजिए एक सैम्पल पेपर है। तो दोस्तों ठीक है, इसके साथ ही विदाई लेते हैं, कल फिर मिलेंगे कोई अच्छे से बेहतरीन आर्टिकल के साथ ऐसे ही संपादकीय के। तो दोस्तों आप हमारे चैनल हमारे इसका PDF जो है आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। फोकस UPPSC टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ जाइए, और ये हमारा YouTube चैनल है फोकस UPPSC, इसको आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना आपका समर्थन दोस्तों में प्रोत्साहित करता है। काफ़ी लोगों की क्वेरी आती है, 1-to-1 मैसेज भी आते हैं जो पर्सनली जुड़े हुए हैं कि ये बड़ी अच्छी पहल है, तो आप लोग भी कमेंट कीजिए, हमें थोड़ा प्रोत्साहित कीजिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और 2026 की तैयारी जो छात्र कर रहे हैं उनके लिए हमारा एक NCERT का बैच चल रहा है, NCERT का, और इसमें हम न्यू NCERT पढ़ा रहे हैं जो भी 2025-26 में अपडेट हुई है। तो मैम उनको बड़े अच्छे से पढ़ा रही है और PYQ के साथ पढ़ा रही है। सबसे खूबी ये है, आपको कहीं भी ये नहीं मिलेगा कि सारे PYQ भी आपको मिल जाएंगे और NCERT के कंसेप्ट भी शुरू आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लास 6 की NCERT भी चल रही है, ज्योग्राफी का पार्ट हो चुका है, हिस्ट्री का पार्ट अभी शुरू हो चुका है, कल से हो जाएगा शुरू। तो आप ये इससे देखिए 3 ही लेक्चर बने, कल आपको 4था लेक्चर मिल जाएगा। तो ये बड़ी एक अच्छी पहल है, आप उससे भी जुड़िए। और अब हमारे चैनल को आप जरूर अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए और उनको शेयर भी कीजिए। अभी आपके समर्थन की जरूरत है। और कोई भी क्वेरी होती है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड या किसी भी कंटेंट से रिलेटेड, आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं 9811504781। और इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़कर PDF और अन्य टेस्ट सीरीज की जानकारी भी ले सकते हैं, फोकस UPPCS। दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। धन्यवाद।